शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का जो छापा पड़ा था, उस छापे को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने सारे फ्रंट खोल दिए और उनकी तरफ से आज चारों दिशाओं में तीर चलाए गए। सीबीआई के इन छापों पर सवाल उठाने के लिए जितने भी कारण हो सकते थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने वो सारे कारण आज देश को गिना दिए। उन्होंने जो पहला तीर चलाया उस पर ऑपरेशन लोटस लिखा था। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर मिला था और जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो सीबीआई उनके पीछे पड़ गई। उनका यह कहना है कि बीजेपी के एक नेता ने उनसे कहा कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, हम उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे और जो केस उनके ऊपर चल रहे हैं ये सारे भी हट जाएंगे। ऐसा ऑफर उनके पास आया। दूसरा तीर उन्होंने जो चलाया वो महाराणा प्रताप के नाम का था। मनीष सिसोदिया ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूत हैं, इसलिए वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपना सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तीसरा तीर जो उन्होंने चलाया उस पर भारत रत्न लिखा था। आज अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों का जो कायाकल्प किया है उसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। और चौथा तीर जो उन्होंने चलाया उस पर द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा था। केजरीवाल का कहना है कि अमेरिका के इस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हुए उनके बारे में इतनी बड़ी खबर छापी है, इसलिए उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है, जो कि बहुत गलत है। यानी आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सारे फ्रंट खोल दिए हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक फ्रंट खोला, जाति का फ्रंट खोला और भारत रत्न की मांग करके इस पर भी एक नई बहस की शुरुआत कर दी। बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हमने ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से उनको किसने ज्वाइन कराया था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के शासक थे और उनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था और उनके पिता महाराणा उदय सिंह सिसोदिया राजवंश के 12वें हिंदू सम्राट थे। इसके अलावा यह बात भी सही है कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे और वो अपने जीवन में किसी के सामने झुके नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तब मुगल शासक अकबर के पास 80,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज थी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप केवल 3 से 5,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में थे। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में अकबर की सेना महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाई। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के शासक थे और बहुत बहादुर थे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जो बात नहीं बताई वो ये कि महाराणा प्रताप के पूरे जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का सवाल उठा हो। वो निष्पक्ष, ईमानदार और बहादुर शासक थे, जबकि मनीष सिसोदिया खुद को उनके वंश का तो बताते हैं, जो कि हो सकता है सही भी हो। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं,
वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने पूरी मदद की है, यानी ये मिली भगत से हुआ है, जिसकी सीबीआई अब जांच कर रही है। इस घोटाले की एक और जड़ है और उस जड़ का नाम है न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जो दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी, पिछले साल नवंबर में। और इसके जरिए घोटाला कैसे हुआ, अब यह भी समझ लीजिए। असल में पहले दिल्ली में शराब की बिक्री का काम दिल्ली सरकार खुद करती थी, दिल्ली सरकार द्वारा होता था। पहले दिल्ली में 60% शराब की दुकानें सरकार द्वारा संचालित थी और 40% दुकानों का नियंत्रण प्राइवेट कंपनियों और शराब के दूसरे व्यापारियों के पास होता था। लेकिन नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सरकार ने खुद को इस बिजनेस से पूरी तरह बाहर निकाल लिया और कहा कि अब कोई भी शराब की दुकान सरकार नहीं चलाएगी, और कहा कि दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें उसके द्वारा संचालित होती हैं, यानी जो सरकार संचालित कर रही है, वो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और शराब केवल प्राइवेट व्यापारी जो हैं वही बेचेंगे, प्राइवेट दुकानों पर ही बिकेगी। इस फैसले से हुआ यह कि जो 60% सरकारी लिकर शॉप्स थीं वो बंद हो गईं और दिल्ली के कोने कोने में प्राइवेट ठेके खुल गए, क्योंकि जब सरकारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट ठेकों को एक ज्यादा बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो नई दुकानें खुली वो बड़ी चमकदार, आकर्षक और शानदार थी, जबकि पुरानी जो सरकारी शराब की दुकानें थीं वो उनमें गंदगी होती थी और उनमें ना कोई सुविधा होती थी और लोगों का जाने का वहां दिल भी नहीं करता था। ऐसी बुरी स्थिति में ये सरकारी ठेके हुआ करते थे। तस्वीरों में आप देख लीजिए, ये उस जमाने के सरकारी ठेके हैं जब सरकार ये सरकारी दुकानें चलाया करती थी। इस तरह शराब मिलती थी और इनमें भी उन्हीं लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस मिला जिनकी एक्साइज डिपार्टमेंट या मनीष सिसोदिया से जान पहचान थी या दोस्ती थी या किसी तरह का लेन देन था। दिल्ली में इस पॉलिसी से पहले कुल मिलाकर 864 शराब की दुकानें थीं, जिनमें सरकारी दुकानों की संख्या 475 थी। लेकिन नई पॉलिसी के तहत दिल्ली को 32 अलग अलग जोन्स में बांटकर 849 शराब की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया और इन सब को प्राइवेट हाथों में यानी निजी हाथों में दे दिया गया। हालांकि आरोप है कि घोटाले की दूसरी कड़ी इसके बाद शुरू हुई। पुरानी पॉलिसी में शराब बनाने वाली कंपनी बाजार में उतरकर शराब बेच नहीं सकती थी, यानी जो कंपनियां शराब बनाती हैं वो खुद नहीं बेच सकती। लेकिन दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी के तहत इसकी इजाजत भी उन्हें दे दी, जिससे शराब बनाने वाली कंपनियां भी शराब बेचने के काम में कूद पड़ी। और आरोप है कि इसके बदले में इन कंपनियों ने दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जेबें खूब अच्छी तरह से भरी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया शराब व्यापारियों पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने लाइसेंस फी में सीधे सीधे छूट दे दी, जो कि मुमकिन ही नहीं था। लाइसेंस फी को लेकर जो कानून है उसमें साफ लिखा है कि सरकार शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के बदले में कोई छूट नहीं दे सकती। लेकिन आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने इन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए कोविड को आधार बनाकर यह कहकर कि भाई कोविड के दौरान दुकानें बंद रहीं, लॉकडाउन रहा, व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ, ऐसे में जब दुकानें खुली ही नहीं तो व्यापारियों से आप इतना लाइसेंस फी कैसे ले सकते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने 144 करोड़ और 36 लाख रुपए की जो लाइसेंस फी थी जो इन व्यापारियों से लेनी थी सरकार को, उसे माफ कर दिया। ये कहते हुए क्योंकि कोविड की वजह से आपको आपके व्यापार में, बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, आपकी दुकानें बंद रही इतने महीनों तक, इसलिए हमने आपकी लाइसेंस फी माफ कर दी। अब बड़ी बात यह है कि यह छूट कोविड के आधार पर दी गई, जबकि सच यह है कि जब यह पॉलिसी लागू हुई तब दिल्ली में कोविड के मामले बहुत कम हो चुके थे। हम जो आपको बता रहे हैं, नवंबर 2021 में दिल्ली में कोविड के मामले कुछ थे ही नहीं और ना ही कोई ऐसा लॉकडाउन लगा था और बाजार अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी तरह से खुल चुके थे। मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट को लेकर जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया ने खुद ही इस नई शराब नीति को वापस लेने का ऐलान कर दिया, यानी फिर इसे वापस भी ले लिया। सोचिए, जब यह नीति बिल्कुल सही थी तो फिर इसे वापस क्यों लिया, और यह फैसला उसी समय क्यों हुआ जब उपराज्यपाल ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। तो यह पूरा मामला है। अब इस मामले में किसने कितना पैसा खाया है, कितना घोटाला हुआ है, यह जांच का विषय है। ये
हम नहीं बता सकते आपको। हो सकता है सारे आरोप झूठे हों। इस देश के अंदर अदालतें हैं, अदालत में ये मामला जाएगा, अदालत ये जांच करेंगी कि सीबीआई जो सबूत लेकर पहुंचेगी अदालत में वो सही है या गलत। ये भी हो सकता है कि अदालतों से मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और इस पर हमें हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि इस शराब घोटाले के बीच, जैसा हम आपको बता रहे थे कि कोई भी अगर किसी नेता पर इतनी बड़ी रेड हो जाए तो वो तो परेशान होकर घर में बैठ जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग है। इस घोटाले के बीच, इन रेड्स के बीच आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी पूरी टीम के साथ गुजरात में थे। गुजरात यानी बीजेपी का गढ़, और बीजेपी के गढ़ में जाकर गुजरात में बैठकर वो बीजेपी को ललकार रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इसी वर्ष के आखिर में यानी दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल की नजर अब गुजरात पर है। गुजरात में विधानसभा की कुल मिलाकर 182 सीटें हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाई थी। उस समय बीजेपी को करीब 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उस समय 77 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर था 41%। अब आम आदमी पार्टी की नजर, केजरीवाल की नजर कांग्रेस के इसी 41% वोट शेयर पर है और वो गुजरात में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। वो ये चाहती है कि वो गुजरात में मुख्य विपक्षी दल बन जाएं। केजरीवाल को ये पता है कि इस बार सरकार बनाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने कांग्रेस का आधा वोट शेयर भी काट लिया, कांग्रेस के 40% में से अगर 20% वोट भी अगर केजरीवाल ने ले लिए तो ये एक बहुत शानदार शुरुआत होगी और गुजरात में उसके बाद सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। पहले किसी भी इमारत को उसकी नींव के साथ जमीन की सतह से कुछ ऊपर उठाया जाता है और जब वो मकान मशीनों के सहारे हवा में होता है तो उसे धीरे धीरे खिसकाकर एक तय स्थान पर ले जाने की कोशिश होती है। यानी जैसे आप किसी कार को एक जैक के सहारे ऊपर उठा लेते हैं, ठीक उसी तरह इसमें किसी इमारत को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए उसे खास तरह के एक जैक के सहारे एक जैक लगाकर जमीन से ऊपर उठाया जाता है। हालांकि किसी भी बिल्डिंग को उठाने के 3 तरीके होते हैं। कुछ जगहों पर इसके लिए मैनुअली ऑपरेटेड जैक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें मजदूर इन जैक्स को खुद कंट्रोल करते हैं, जैसा कि पंजाब के इस मकान को शिफ्ट करने के लिए हो रहा है। कुछ जगहों पर इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है और चीन और दूसरे देशों में स्टील के बीम से भी बिल्डिंग्स को ऊपर उठा लिया जाता है और इसे एलिवेशन टेक्निक कहते हैं। अभी हमारे देश में जब कोई मकान सड़क या गली के लेवल से नीचे रह जाता है और बारिश के दौरान ऐसे मकानों में पानी भरता है तो इन मकानों को सड़क के लेवल से थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में मकानों को ऐसे ही शिफ्ट करने की तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बार हम जहां बाढ़ आ जाती है वहां से मकानों को हटाना पड़ता है तो अक्सर हम तोड़ ही देते हैं। इसके अलावा अभी सड़क और हाईवे के निर्माण के दौरान कोई बिल्डिंग रास्ते में आती है तो उसे तोड़ दिया जाता है और इस नुकसान को अभी हम गिनते भी नहीं, इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स को अब बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को इस टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं उन लोगों को हमारा सुझाव है कि इससे पहले कि सरकार उन इमारतों को गिरा दे, बुलडोजर भेजकर। इमरान खान से जुड़ा यह मामला 21 अगस्त को रावलपिंडी में हुई एक रैली से जुड़ा है। यह रैली इमरान खान ने अपने सबसे करीबी सहयोगी शाहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ की थी, जिन्हें वहां की सरकार के इशारे पर 9 अगस्त को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इस रैली में इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बार बार चोर कहकर संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इमरान खान ने एक महिला जज को भी अपने भाषण में धमकी दी थी। पाकिस्तान सरकार ने इसे देश की सुरक्षा के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण माना और इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। ये गंभीर धारा मानी जाती है और इसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। अब यह शहबाज शरीफ के मूड पर निर्भर करता है कि वो इमरान खान के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं। वैसे इस पूरे मामले में समय और सत्ता का चक्र भी आपको पूरा होता दिखेगा, क्योंकि इमरान खान के सत्ता में आने के बाद नवाज शरीफ को पहले जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा और वो आज भी लंदन में रह रहे हैं। जेल, दूसरा जन्नत या जहन्नुम और तीसरा रास्ता है दूसरे देश में भागकर शरण लेना। जो भी प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा है उसके साथ यही 3 चीजें हुई हैं। यह रास्ता सबसे सुरक्षित माना जाता है कि किसी दूसरे देश में भाग जाओ, वरना पाकिस्तान की राजनीति में किसी नेता की हत्या करवाना
कोई बड़ी बात नहीं है। 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता पलट हुई और बाद में 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई। दिसंबर 2007 में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री बेनजीर भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सत्ता पलटी और 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। बाद में परवेज मुशर्रफ को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। वो आजकल दुबई में रह रहे हैं।